आज के इस नए विश्लेषण में स्वागत है। आज हम न्याय प्रणाली के एक ऐसे हिस्से पर बात करेंगे जो अक्सर बंद दरवाजों के पीछे काम करता है। जरा एक वरिष्ठ न्यायाधीश के नजरिए से सोचिए, हमारी न्यायिक व्यवस्था की मशीनरी असल में कैसे काम करती है और इसमें कुछ खास भूमिकाएं कितनी अहम हो जाती हैं। सोच कर देखिए, जब किसी इंसान की जान दांव पर लगी हो और अदालत में उसकी तरफ से बोलने वाला कोई वकील ही ना हो, तब अदालत आखिर किसकी तरफ देखती है? ये सवाल सीधा उस नाजुक स्थिति को दर्शाता है जहां बिना वकील के कोई भी सुनवाई न्याय का एक भद्दा मजाक बन सकती है। ऐसे गंभीर मौकों पर अदालत को एक विशेष व्यवस्था का सहारा लेना ही पड़ता है। और यही एंट्री होती है एमिकस क्यूरी की। लैटिन भाषा का ये शब्द है जिसका सीधा सा मतलब है अदालत का मित्र। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई ऐसा वकील नहीं है जो किसी वादी या प्रतिवादी को जिताने के लिए केस लड़ रहा हो। बिल्कुल नहीं, ये एक पूरी तरह से तटस्थ और निष्पक्ष व्यक्ति या संस्था होती है। इनकी पहली और इकलौती जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ अदालत के प्रति होती है। इसे कानून और सार्वजनिक अंतरात्मा के बीच एक सेतु भी कहा जाता है। कितनी गहरी बात है ना। जब अदालत के सामने पर्यावरण से जुड़े पेचीदा मुद्दे या बहुत ही उलझे हुए संवैधानिक सवाल आते हैं, तो एक एमिकस क्यूरी महज कानूनी दांव पेच नहीं सुलझाता। वो असल में समाज की अंतरात्मा और न्याय की तकनीकी बारीकियों के बीच एक मजबूत पुल का काम करता है। खंड 1, जीवन, मृत्यु और प्रक्रियात्मक सुरक्षा। चलिए इस चर्चा को अब उस दिशा में ले चलते हैं जहां दांव सच में सबसे ऊंचे होते हैं। एक जज के लिए सबसे भारी और तनावपूर्ण समय वो होता है जब सामने खड़े व्यक्ति को उम्र कैद या मौत की सजा मिल सकती है। ऐसे में प्रक्रियात्मक सुरक्षा यानी तय नियमों का पालन ही न्याय की इकलौती ढाल होती है। इसीलिए इन बेहद संवेदनशील मामलों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कड़े नियम बनाए हैं। पहली शर्त, एमिकस क्यूरी बनने वाले वकील के पास कम से कम 10 साल की प्रैक्टिस का अनुभव होना ही चाहिए। दूसरी बात, जब मामला मौत की सजा की पुष्टि का हो तो हाई कोर्ट्स को वरिष्ठ अधिवक्ताओं को प्राथमिकता देनी होती है। और तीसरी, जो सबसे अहम बात है, उन्हें केस की तैयारी करने के लिए कम से कम 7 दिन का समय देना अनिवार्य है। अब यहाँ एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल उठता है, तैयारी के लिए कम से कम 7 दिन का समय देना इतना जरूरी क्यों है? आखिर यह मोहलत इतनी अहम क्यों है? देखिए, जब किसी की जिंदगी और मौत का फैसला होना हो तो फाइल के पन्ने बस ऐसे ही पलट लेना काफी नहीं होता। एक निष्पक्ष सुनवाई के लिए बहुत जरूरी है कि अदालत का मित्र केस की एकदम तह तक जाए। सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत ही गंभीर चेतावनी है कि प्रक्रिया को तेज करने के चक्कर में न्याय के मूल उद्देश्य की कभी भी अनदेखी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, मुकदमों को जल्दी निपटाना अच्छी बात है, लेकिन इसकी आड़ में किसी को उसके उचित बचाव से तो वंचित नहीं किया जा सकता ना। न्याय सिर्फ होना ही नहीं चाहिए, बल्कि होते हुए साफ साफ दिखना भी चाहिए। जरा इस रोंगटे खड़े कर देने वाले उदाहरण पर गौर कीजिए। एक 9 साल की बच्ची की हत्या का मामला था। जिस दिन आरोप तय हुए, ठीक उसी दिन एमिकस नियुक्त कर दिया गया। और तो और, सिर्फ 15 दिनों के भीतर ट्रायल खत्म करके आरोपी को मौत की सजा सुना दी गई। ये मामला साफ दिखाता है कि बिना पर्याप्त समय दिए कानूनी सहायता कैसे एकदम बेमतलब हो जाती है। इससे आरोपी के अधिकारों का बहुत ही भयंकर हनन होता है। खंड 2, नियुक्ति की प्रक्रिया और पारिश्रमिक। अब थोड़ा इस व्यवस्था के व्यावहारिक पहलू को भी समझते हैं कि अदालत के इन मित्रों को उनके समय और मेहनत के लिए आखिर किस तरह से मुआवजा दिया जाता है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक तय शुल्क ढांचा बना रखा है। शुरुआती सुनवाई के लिए 6,000 रुपए और अंतिम निपटान या नियमित सुनवाई के लिए 10,000 रुपए। अगर हम इन आंकड़ों को देखें तो ये बात एकदम साफ हो जाती है कि कोई भी वकील वित्तीय लाभ के लिए भूमिका नहीं निभाता। ये तो बस अदालत की सहायता करने और न्याय की सेवा करने की एक बहुत ही सम्मानित जिम्मेदारी है। खंड 3, भारत में ऐतिहासिक हस्तक्षेप। अब अगर ये समझना है कि इस भूमिका ने हमारे पूरे भारतीय न्यायशास्त्र को कैसे आकार दिया है, तो हमें इतिहास के पन्नों में जाना होगा। कुछ ऐसे ऐतिहासिक मामले हैं जहां इन विशेषज्ञ हस्तक्षेपों ने पूरी व्यवस्था की दिशा ही बदल कर रख दी। ये मामले सच में बहुत दिलचस्प हैं। 1979 के हुस्नारा खातून मामले को ही ले लीजिए। इसमें एक एमिकस क्यूरी ने उन कैदियों की जबरदस्त आवाज उठाई जो बिना किसी ट्रायल के सालों से जेल के सलाखों के पीछे सड़ रहे थे। इसी तरह 1997 के मशहूर विशाखा मामले में महिला संगठनों ने एमिकस के रूप में कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ नियम बनाने में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी। इन हस्तक्षेपों ने देश की सार्वजनिक नीतियों को जड़ से बदल दिया। खंड 4,
अत्यधिक निर्भरता के खतरे। देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक निष्पक्ष नजरिया रखते हुए हमें इस पूरी व्यवस्था की संभावित कमियों पर भी बात करनी चाहिए। क्या इस संस्था पर जरूरत से ज्यादा निर्भर होना कोई नई मुसीबत खड़ी कर सकता है? एक बहुत ही चुभता हुआ सवाल है, क्या होता है जब अदालत का मित्र अनजाने में ही सही असली पीड़ितों की आवाज को दबा देता है? ये सवाल हमें सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। कभी कभी जनहित के इतने बड़े दायरे में वो लोग बिल्कुल हाशिए पर चले जाते हैं जो उस मुद्दे से सीधे तौर पर प्रभावित होते हैं। अधिकारों का इस तरह छिन जाना एक बेहद गंभीर विषय है। यहाँ कुछ बहुत ही गंभीर प्रणालीगत जोखिम सामने आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई जनहित याचिका अपने मूल विषय से ही भटक जाती है और पूरे के पूरे शहर के नियम तय करने लगती है। ऐसे में जो असली वादी होते हैं उनके तर्क एमिकस क्यूरी के भारी भरकम सुझावों के नीचे दब जाते हैं। और हां, जो व्यक्ति सलाह दे रहा है उसके अपने व्यक्तिगत या वैचारिक पूर्वाग्रहों का जोखिम भी तो हमेशा बना ही रहता है। इसकी एक बहुत ही कड़वी सच्चाई भी है। जरा सोचिए, पर्यावरण संरक्षण के नाम पर नांगला माची में 2800 परिवारों के घरों पर बुलडोजर चला दिया गया। और सबसे दुखद बात यह रही कि इन लोगों को अदालत में अपना पक्ष रखने तक का मौका नहीं मिला। गोदावरमन और हेमराज मामलों में वन संरक्षण के चलते आदिवासियों के अधिकारों को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया। जब मुख्य प्रभावित लोगों को ही न्याय प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाता है तो ऐसे दुखद परिणाम देखने को मिलते हैं। खंड 5, वैश्विक परिप्रेक्ष्य, कनाडा और दक्षिण अफ्रीका। इस विश्लेषण को थोड़ा और व्यापक बनाते हैं। आइए देखते हैं कि दुनिया के बाकी बड़े न्यायतंत्र तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को किस तरह से संभालते हैं। इससे हमें अपनी खुद की व्यवस्था को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। वैश्विक स्तर पर देखें तो काफी अंतर है। दक्षिण अफ्रीका में यह प्रक्रिया मुख्य रूप से शामिल पक्षों की सहमति पर या फिर सीधे कोर्ट के अध्यक्ष को आवेदन देने पर निर्भर करती है। लेकिन इसके उलट कनाडा का नजरिया काफी सख्त है। वहां एक औपचारिक मोशन दायर करना पड़ता है जिसमें एकदम स्पष्ट रूप से साबित करना होता है कि किसी तीसरे व्यक्ति के आने से अदालत को किसी विशिष्ट तथ्य या कानून को समझने में आखिर क्या मदद मिलेगी। खंड 6, भविष्य के एमिकस के लिए एक वरिष्ठ न्यायाधीश की चेकलिस्ट। इन सभी पहलुओं को गहराई से समझने के बाद अगर कोई युवा और महत्वाकांक्षी वकील भविष्य में अदालत की सहायता करना चाहता है तो उसके लिए क्या सलाह हो सकती है। चलिए एक बहुत ही अहम चेकलिस्ट पर नजर डालते हैं। ये 4 स्तंभ किसी भी एमिकस क्यूरी के लिए पत्थर की लकीर होनी चाहिए। पहला, सच्चाई खोजने की पूर्ण निष्पक्षता। दूसरा, बिना किसी निजी पूर्वाग्रह के केवल तथ्यों पर आधारित वस्तुनिष्ठता। तीसरा, संवेदनशील जानकारी की पूरी गोपनीयता बनाए रखना। और चौथा, जो सबसे जरूरी है, पूरी पारदर्शिता। यानी अगर हितों का कोई भी टकराव है तो उसे तुरंत बताना। अदालत की गरिमा और तटस्थता बनाए रखना हर हाल में एक गैर समझौतावादी शर्त है। तो इस विश्लेषण के अंत में हमारे सामने एक बहुत ही गहरा और विचारणीय प्रश्न खड़ा होता है। क्या एमिकस क्यूरी संस्था न्याय की एक सच्ची मित्र बनी रहेगी या फिर उसी जनता के दुश्मन बनने का जोखिम उठाएगी जिसकी वो सेवा करती है? अदालतों में संतुलन बनाए रखना सच में एक बेहद नाजुक काम है। अदालत की मदद करने वाले ये विशेषज्ञ न्याय के पहिए को सुचारू तो रखते हैं, लेकिन ये सुनिश्चित करना भी उतना ही जरूरी है कि उनकी वजह से कभी किसी बेआवाज की पुकार अनसुनी ना रह जाए। इस विषय पर और गहराई से सोचने की जरूरत है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।